अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 10th की 7.3 एक्सरसाइज इंशाल्लाह सारी की सारी कवर करेंगे। आपको हर एक सवाल का टाइम कोड तो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अलावा इसके जो नोट्स हैं उनका लिंक भी इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और इसका जो फर्स्ट कमेंट होगा उसके अंदर मैं पिन कर दूंगा, जो कि चैनल की तरफ से होगा। और आप अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको कहीं पर भी इशू आए तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं इशू आता, समझ आ जाती है, तब भी कमेंट करके बताएं और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दें। शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें वो कहता है इन दी ट्राइंगुलर प्रिज्म फाइंड। आपने एक ट्राइंगुलर प्रिज्म लिया और आपने क्या मालूम करना है, लेंथ सी एफ। सी एफ देखिए, ये सी है और ये एफ है, तो इनको आप मिलाएंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। आपको ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपको लेंथ बी और एफ भी कैलकुलेट करनी है। ये रहा बी और ये रहा एफ, इनको मिला दिया तो ये वाली लाइन भी आपको कैलकुलेट करनी है। आगे वो कहता है दी एंगल बी सी एफ, और आपको ये बी, ये सी और एफ, बल्कि बी एफ और सी, ये वाला एंगल भी आपको कैलकुलेट करना है, बी एफ और सी। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। बाकी उसने आपको वैल्यूज दी हुई हैं कुछ साइडों की, जो कि आप डायग्राम से देख सकते हैं। हम इन्हीं वैल्यूज को लिख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो हमारे पास बी और सी, ये लेंथ दी हुई थी 3 सेंटीमीटर, वो हमने लिख ली। उसके बाद बात की जाए सी और ई की, ये सी है ये ई है, ये लेंथ थी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये ई और एफ लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हमने लिख ली। ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें खुद दी हुई थी। अब हमें चूंकि जो मालूम करना है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि मैं जो मालूम करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ ये लेंथ सी और एफ को पहले हम मालूम करेंगे। ये रहा सी और ये रहा एफ। अब चूंकि मैं सी और एफ को कर रहा हूँ मालूम, तो अभी आपका ध्यान सिर्फ इस वाली ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए, ये वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली ट्राइंगल। ऊपर नीचे आपको कुछ भी नहीं देना, आपको सिर्फ इसी ट्राइंगल को देखते रहना है। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बनी हुई है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल क्यों है? क्योंकि उसने कहा ना रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। इसमें क्या होता है कि नीचे वाली जो साइड होती है ना प्रिज्म की, वो रेक्टेंगल होती है। उसके अंदर क्या होता है कि आपका हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री का एंगल आ गया इस ट्राइंगल के अंदर, तो लिहाजा ये कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं काम करके अपनी इस वाली लेंथ को कैलकुलेट कर लूंगा। अब ये ट्राइंगल कौन सी बन रही है, सी ई और एफ, तो मैं यही बात लिखूंगा यहाँ पर कि हम पहले मालूम करेंगे लेंथ सी और एफ, सी एफ, और किसके अंदर मालूम करें, किसकी मदद से करें, इन राइट एंगल ट्राइंगल सी ई एफ। सी ई एफ, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर काम करके हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, बेसिकली हम यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पैथागोरस थ्योरम ये कहता है कि आपके पास ये जो हाइपोटेनियस होता है, जो लेंथी वाली साइड होती है, इसका आप स्केयर ले लें, साथ साथ लिख लेते हैं। हाइपोटेनियस का आप स्केयर लें तो बाकी दोनों साइडों के स्केयर के बराबर आता है। तो इसी चीज को हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास ये जो हाइपोटेनियस था सी से लेकर एफ, इसका अगर मैं स्केयर लेता हूँ तो वो किसके बराबर आएगा, बाकी दोनों साइडों के स्केयर के बराबर। बाकी दो साइड है सी और ई, सी का स्केयर आ गया, और कौन सी है, ई और एफ, इसका भी स्केयर आ गया। ठीक है, ये था पैथागोरस थ्योरम। तो इसकी मदद से मैं अपनी लेंथ मालूम कर सकता हूँ सी और एफ। अब सी और एफ चाहिए मुझे, इसके ऊपर स्केयर नहीं चाहिए, तो मुझे स्केयर खत्म करना चाहिए। स्केयर खत्म करने के लिए हम लेंगे अंडर रूट, तो मैंने यहाँ भी अंडर रूट ले लिया और इस साइड में भी हम लेंगे अंडर रूट। अंडर रूट जो होता है वो स्केयर से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, यहाँ पर सी एफ बच गया। अब ये काम डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। अब सिंपल आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है सी और ई की। सी ई की वैल्यू 4 थी तो इसकी जगह पे 4 आ गया। उसके बाद ई और एफ की वैल्यू 5 थी, इसकी जगह पे 5 आ गया। इनके स्केयर ओपन करें, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, दोनों को जमा करें 41 आ जाएगा। और इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो आपकी लेंथ थी सी एफ वो आपने कैलकुलेट कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट आपने करनी है कैलकुलेट बी और एफ। तो नीचे वाला चूंकि काम हो गया, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये दूसरे काम के अंदर ये मिक्सअप ना हो। चलें, बी और एफ मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये रहा बी और ये रहा एफ। तो ये लाइन अब मुझे कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, फर्द करता हूँ
ये जो सी से लेकर एफ तक लाइन थी, ये हमने अभी भी कैलकुलेट की, मैं ये लगा देता हूँ। तो अगर आप गौर करें तो ये एक ट्राइंगल बन रही है कुछ इस तरीके से कि यहाँ से मैं इसको देखूँ तो ये यहाँ से नीचे और यहाँ से ऐसे, तो ये एक ट्राइंगल बन रही है। और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। मैं इस ट्राइंगल को हाईलाइट कर देता हूँ इस तरीके से कि ये वो ट्राइंगल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और इसी के अंदर हमने काम करना है। अब आपने सिर्फ इसी ट्राइंगल को अपने ध्यान में रखना है। अब इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो ये ट्राइंगल कौन सी है, बी सी और एफ। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मैंने जो लेंथ मालूम करनी है बी एफ वो किस ट्राइंगल के अंदर है, बी सी एफ के अंदर है। अब यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो बड़े वाली साइड है बी एफ ये किसके बराबर होगी, बाकी दोनों साइडों के। तो बी एफ थी बड़ी साइड, इसको मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म में कि बड़ी साइड थी बी एफ, इसका जो स्केयर है वो किसके बराबर होगा, बाकी दोनों साइडों के। बाकी दो साइडें हमारे पास थी, एक थी देखिए बी सी और दूसरी थी एफ सी या सी एफ कह ले, बी सी और सी एफ। वही हमने लिख दिया बी सी और सी एफ के स्केयर के बराबर होगी। तो इसका स्केयर खत्म करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा अंडर रूट दोनों तरफ। तो यहाँ भी अंडर रूट ले लिया और वहां भी जब अंडर रूट लेंगे तो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल बी एफ बचेगा। अब बारी है इसमें वैल्यूज पुट करने की। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, बी सी की वैल्यू 3 थी, सी एफ की 41 थी। अब ये 41 नहीं है बेसिकली, अगर आप देखें ना सी एफ की वैल्यू हमने खुद फाइंड किया वो 6.4 है, लेकिन मैं ये पॉइंट वाली वैल्यू पुट करने की बजाय ये ऊपर वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ जो कि अंडर रूट वाली है, अंडर रूट 41। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 41। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि पॉइंट से बच जाए हम। अब इसका फायदा देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो स्केयर है वो तो अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 41 बचेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बच गया 41, 3 का स्केयर आ गया 9। अब इन दोनों को आप जमा कर लें, 50 आ गया, 50 का अंडर रूट लेंगे तो 7.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपनी जो बी एफ वाली लेंथ थी वो भी कैलकुलेट कर ली। अब तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, तीसरे नंबर पे हमें ये करना है कि इन दोनों लाइनों के बीच में ये जो एंगल है ना, आपको ये वाला एंगल भी कैलकुलेट करना है, इस एंगल को कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। ये वाला एंगल आपको अब कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली ट्राइंगल अभी भी आपके पास वही है, देखें बी एफ और सी, यहाँ कह लेंगे बी सी और एफ। तो ये तीनों पॉइंट्स को मिला के जो ट्राइंगल बनी है उसी के अंदर ये एंगल है। तो मैं इसी के मुताबिक नीचे लिख देता हूँ। पहली चीज तो हम लिखेंगे जो हम काम करने लगे, हम करने लगे एंगल बी सी एफ फाइंड, और वो भी किस ट्राइंगल के अंदर है, बी सी एफ के अंदर है, जिसके अंदर ये वाली लेंथ थी। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा ट्रिग्नोमेट्री रेशो। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, टेन वाली। हमने पढ़ा हुआ है कि जो टेन है, टेन थीटा, वो किसके बराबर होता है। वैसे आपने 9th में पढ़ा हुआ था परपेंडिकुलर ओवर बेस के, लेकिन अब आगे थोड़ी वर्डिंग चेंज हो गई है। परपेंडिकुलर की जगह पे हम यूज करते हैं ऑपोजिट साइड, डिवाइडेड बाय बेस की जगह पे आता है एडजेसेंट साइड। तो अब हमारी जो ट्राइंगल है बेसिकली उसके अंदर जो एंगल है वो एंगल का नाम हम लिखते हैं, एंगल कौन सा है, बी सी एफ, एंगल बी सी एफ है। थीटा के बजाय हम एंगल का नाम दे देते हैं उसे। ऑपोजिट साइड क्या होगी, इस एंगल के ऑपोजिट देखिए, देखिए बी एफ और सी, बेसिकली एंगल क्या था, बी एफ सी था, तो हमें बी एफ सी लिखना चाहिए, बी सी एफ नहीं बी एफ सी लिखना है यहाँ पे हमने, बी एफ और सी। अब इसके मुताबिक देखते हैं कि ऑपोजिट साइड कौन सी है हमारी। तो ये बी रहा, ये एफ है, ये सी है, तो ये एंगल बना। इसके ऑपोजिट साइड जो थी वो थी ये वाली, बी से लेकर सी तक। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड की जगह पर आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, मतलब एंगल के साथ वाली साइड। तो एंगल के साथ वाली साइड की बात करें तो एंगल के साथ जो साइड है वो नीचे वाली है, ये वाली, वो है सी और एफ। तो वो ही आ जाएगा सी एफ, साथ में साइड आ गई माइयर साइड सी एफ आ गई। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो 10 एज इट इज, एंगल बी एफ सी बी एज इट इज इक्वल टू, ये जो साइड है बी सी, इसकी वैल्यू हमें पता है, बी सी क्या था
BC दिया हुआ उन्होंने, BC उन्होंने दिया हुआ था 3, तो इसकी जगह पर आ गया 3, BC की जगह पर 3 आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास है C और F। CF की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, हमने खुद किया मालूम, ये है 6.4, तो यहाँ पर आएगा 6.4। आप इनको डिवाइड कर लें, बाकी काम यहाँ कर लेते हैं, नीचे जगह का काम है। तो 10 एंगल BFC एज इट इज इक्वल टू, इनको आप डिवाइड करें, आपके पास आएगा 0.46875। एंगल चाहिए, 10 नहीं चाहिए साथ में, तो एंगल तो इधर ही रहेगा, BFC इज इक्वल टू 10 इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 0.46875। अब आप इसका इन्वर्स लें तो एंगल BFC आपके पास आ जाएगा। आप जब इसका इन्वर्स लेंगे तो जवाब आएगा 25.1 डिग्री। इस तरीके से आपने अपना एंगल कैलकुलेट कर लिया। तीसरी चीज़ रह गई थी एंगल, वो भी हमने कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा सवाल समझ आया होगा। आप इस एक सवाल को भी अगर एक दफ़ा ज़ुबानी कर लेंगे ना, तो आने वाले सवाल तो आप बहुत जल्दी खुद ही कर पाएंगे। तो ये इतने आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। फिर भी कहीं पे इशू आता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, और अगर समझ आती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो दोस्तों तक शेयर भी किया करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। इसमें वो कहता है द डायग्राम शोज अ ट्राइंगुलर पिरामिड विद अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस PQRS। क्या आपके पास एक पिरामिड है जिसकी बेस क्या है, PQRS। तो ये जो नीचे वाली हाईलाइटेड है हिस्सा ना, इसको बेस कह रहा है वो, और बेस कहते हैं BC को है। आगे वो कहता है इन विच, अब उसने ना आगे जो लिखा हुआ है वो सारा पढ़ने के बजाय अगर आप देख लें तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। वो बता रहा है कि ये जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, ये साइड 16 सेंटीमीटर है, ये साइड 15 सेंटीमीटर है, ये चीज़ उसने बताई हुई है। अब आपने मालूम क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। वो कहता है कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन TP एंड द बेस PQRS। TP क्या है, देखिए ये T है और ये P है, T से लेकर P तक ये वाली लाइन, और ये जो नीचे बेस है, ठीक है, इस लाइन और बेस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये आपको करना है कैलकुलेट। बात समझ आई होगी कि कैलकुलेट क्या करना है। तो पहली चीज जो उन्होंने दिया हुआ है वो इन साइडों की लेंथ है, जो कि डायग्राम में भी मौजूद है और यहाँ पर भी उसने लिख दिया है। तो ये जो लेंथें दी हुई है वो मैं लिख लेता हूँ। PQ 16 सेंटीमीटर था, आप देख सकते हैं P से Q। उसके बाद हमारे पास है QR, वो 10 सेंटीमीटर है, वो लिख लिया। और उसके बाद ये MT या TM क्या लें, वो है 15 सेंटीमीटर। तो MT आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ये तो गिवन था। अब मुझे मालूम क्या करना है, ये वाला एंगल। अच्छा, ये एंगल मैं मालूम कैसे करूंगा, पहले आप पूरा स्ट्रक्चर समझे। इसको मालूम करना हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाए अगर हमें ये पता हो कि इतनी इतनी लाइन क्या है, इसकी लेंथ क्या होगी। हमारे लिए क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि एक लेंथ का हमें पता है। अगर इसका भी पता चल जाए तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वो टेन थीटा इस्तेमाल करके हम एंगल मालूम कर लेंगे। लेकिन अब ये वाली लेंथ कैसे पता करें, ये सवाल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले ये सारी लेंथ मालूम करेंगे, सारी की सारी, क्योंकि सारी मालूम करना हमारे लिए आसान है। कैसे करेंगे, इन दोनों को यूज करते हुए, क्योंकि ये खुद एक क्या बनी हुई है अब यहाँ पे ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को सोल्व करूंगा तो इसकी ये वाली लाइन आ जाएगी। इसी लाइन को जब मैं हाफ करूंगा, आधा करूंगा, तो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी इतनी लाइन की लेंथ आ जाएगी। तो ये वो काम है जो हमने करना। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें चाहिए मेन चीज यही वाली लेंथ चाहिए, लेकिन इसके लिए 2-3 काम करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करूंगा, पहले मैं इस पूरी ट्राइंगल को इस्तेमाल करते हुए इसका ये जो लेंथ है ना, ये वाली जो हाइपोटेन्यूस है, ये मैं मालूम करूंगा। जब ये पता चल जाएगी फिर इसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगा ताकि ये हाफ हो जाए। हाफ हो जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक मुझे लेंथ पता चलेगी, और जब यहाँ से यहाँ तक लेंथ पता चल गई तो फिर एंगल मालूम करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी लेंथ P से R के ऊपर काम करेंगे। अब ये PR कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ये वाली PRQP या PQR कह लें, इस ट्राइंगल के अंदर हम काम करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इन ट्राइंगल PQR
इस ट्राइंगल के अंदर अब हमने काम करना है। अब इसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास जो बड़े वाली साइड है यानी कि हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के बराबर होगा। तो ऐसे कुछ करूंगा मैं, ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये जो बड़े वाली साइड थी मेरे पास पी से लेकर आर तक, पी से लेकर आर तक ये जो बड़े वाली साइड थी, इसका अगर मैं स्केयर लेता हूं तो वो किसके बराबर आएगा, बाकी दोनों साइडों के स्केयर के सम के इक्वल। बाकी दूसरी साइड कौन सी बची थी, पी क्यू और क्यू आर, तो वही लिख दिया पी क्यू का स्केयर और क्यू आर का स्केयर। अब इसका स्केयर अगर मुझे खत्म करना है तो मुझे लेना पड़ेगा अंडर रूट, तो मैं इस साइड पे अंडर रूट ले लेता हूँ और इस साइड पे भी लेंगे हम अंडर रूट। अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल हमारे पास मैं ये साइड पी क्यू पी आर बच जाएगा। अब बारी है इनकी, इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो पुट कर देते हैं। पी क्यू की वैल्यू हमें दी हुई थी 16, वो आ गई। क्यू आर की वैल्यू 10 थी, 10 आ गया। इनका स्केयर ओपन किया तो ये वाली वैल्यूज आ गई, इनको प्लस कर दिया और फिर इनका अंडर रूट ले लिया तो 6.4 सेंटीमीटर पी से आर तक मेरे पास वैल्यू आ गई, पी से लेकर आर तक। अब क्या करूंगा, मैं इस लाइन को हाफ कर दूंगा, क्योंकि जैसे मैं इसे हाफ करूंगा ना तो मेरे पास ये आधी लाइन की लेंथ आ जाएगी मेरे पास। तो अब इसे हाफ करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो मेरे पास पॉइंट एम है वो क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, पी आर का। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एम किसका मिड पॉइंट है, पी से लेकर आर वाली लाइन का। अब इस लाइन को मैं हाफ करूंगा, तो मैं यूं करूंगा कि मेरे पास ये जो लाइन है पी से आर, इसको मैं हाफ कर देता हूँ, 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास बाकी कौन सी लाइन आ जाएगी। इसको जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक हिस्सा बच जाएगा, पी से लेकर एम तक, वो भी बच जाएगा लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो नहीं लिख रहा। तो मैं पूरी लाइन को आधा करूंगा तो क्या बचेगा, पी एम बच जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा पी एम, इस तरीके से यहाँ पर भी आएगा। अब इनके आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। पी से आर ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 6.4 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको डिवाइड कर दें, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप यूं करें, ये वाली जो वैल्यू है ना 6.4 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर लिख लें और डिवाइड करके जो जवाब आएगा उसे आप नीचे लिख लें। यहाँ पर एक मिस्टेक है, उससे आप ठीक कर लें। हमने ये जो अंडर रूट लिया ना, इसका अंडर रूट लेके 6.4 नहीं आता जवाब, इसका जवाब आता है हमारे पास 18.868 ये जवाब आता है। तो लिहाजा फिर मुझे यहाँ पर भी यही लिखना चाहिए, तो इसको ज़रा ठीक कर लें हम। तो पी आर की वैल्यू आ गई 18.868 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपके पास जो जवाब आएगा 9.434 आ जाएगा, साथ में सेंटीमीटर। तो ये आपके पास कौन सी साइड आ गई, पीएम वाली लाइन आ गई। अब आप देखेंगे आपके पास सारी लाइनें मौजूद हैं। इस लाइन की तो पहले लेंथ दी हुई थी, अब पी से लेकर एम तक लाइन की लेंथ का भी पता है। अब इन दोनों को इस्तेमाल करके आप अपना एंगल मालूम कर सकते हैं। इसी बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, द एंगल टीपीएम। अब हमने मालूम करना है कौन सी ट्राइंगल के अंदर, इन राइट एंगल ट्राइंगल टीएमपी के अंदर। अब ये चीज़ें मैं बताता हूँ डायग्राम से, डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार देखना पड़ेगा हमें। तो देखें, अब बेसिकली जो ट्राइंगल हमारे पास है पी से लेकर एम तक, ये वाली लाइन है हमारे पास, पी से एम तक एक ये लाइन है और टीएम वाली पहले दी हुई है और एक ये वाली लाइन। तो ये मिलके मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई। मैं इसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, टी एम और पी, इसके अंदर हमने काम करना है। अब हमने इसमें मालूम क्या करना था, ये वाला एंगल मालूम करना था थीटा। ये एंगल कहाँ पे बन रहा है, पी के ऊपर बन रहा है। तो हमने जो एंगल मालूम करना है उसे हम ऐसे लिखेंगे, एंगल टी, जो एंगल जहाँ पे बन रहा होता है ना जिस पॉइंट पे, वो दरमियान में लिखते हैं। तो टी, ये वाला पी और ये वाला एम आ गया, तो टी पी एम, ये वाला एंगल बेसिकली हमने मालूम करना है। तो इसी के मुताबिक अब हम काम करेंगे अपना, और वही चीज़ हमने यहाँ पे ली थी कि एंगल टीपीएम मालूम करना है कौन सी ट्राइंगल के अंदर, टीएमपी के अंदर, टीएमपी के अंदर। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, ऑपोजिट साइड्स डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड्स। अब इसके अंदर हम अपनी जो ट्राइंगल है उसके मुताबिक लिखते हैं, टेन थीटा। एंगल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम क्या है, टी पी एम। एंगल टी पी एम इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स और डिवाइडेड बाय
एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड देखें, इस एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड है टी और एम, या टी एम क्या लें या एम टी क्या लें, एम टी, एक ये साइड आ गई हमारे पास। उसके बाद डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड की बात की जाए तो एडजेसेंट है तो बिल्कुल इस एंगल के साथ वाली, वो है पी एम, तो यहाँ पे आ जाएगा पी एम। तो नीचे साइड आ गई मेजर साइड पी एम, इस तरीके से। अब आप इसके अंदर अपने वैल्यूज पुट कर दें। एम टी की बात करी जाए, एम टी की बात की जाए तो ये उसने खुद दिया होता, वो था 15 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पर आ गया 15 डिवाइडेड बाय पी एम, वो मालूम कर चुके हम, वो है 9.434, तो 9.434 यहाँ पे आ गया 10 एंगल टी पी एम। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर लें, 1.590 आ जाएगा 10 एंगल टी पी एम। अब हमें सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, तो 10 इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा, तो टी पी एम एज इट इज इक्वल टू 10 इधर आके हो जाएगा इनवर्स, और बाकी सारी वैल्यू 1.590 एज इट इज। अब आप इसका जब 10 इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेटर पर लिखें शिफ्ट और 10, तो वो कैलकुलेटर की स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा 10 इनवर्स, और वो कैसे आएगा, उसका जवाब आ जाएगा 57.8 डिग्री। इस तरीके से आ गया एंगल टी पी एम। तो यही एंगल हम मालूम कर रहे थे, यही हमारा जवाब है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ चुका होगा। अगर कहीं पे इशू आता है तो आप एक बार वीडियो को फिर देखें उस पॉइंट से, और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। मूव करते हैं 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल 2 की तरह सिमिलर है उससे तकरीबन। पढ़ते हैं जी। वो कहता है जी, द डायग्राम शोज अ पिरामिड, डायग्राम एक पिरामिड को शो कर रही है। द बेस पी क्यू आर एस इज अ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कि ये जो नीचे आप बेस देख रहे हैं ना, ये एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर है। अब स्क्वायर ऐसी साइड होती है जिसकी हर एक साइड बराबर हो, और वो चीज उसने यहाँ पे साबित भी कर दी है। ये साइड भी देखें 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 10 सी होगी और ये भी 10 सी होगी, क्योंकि स्क्वायर है ना, नीचे वाली जो बेस है ये सारी स्क्वायर है, तो लिहाजा हर एक साइड इसकी 10 सेंटीमीटर होगी। आगे वो कहता है दी वर्टेक्स वी, ये जो वर्टेक्स वी है इसकी बात कर रहा है, इज वर्टिकली अबव दी मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से बिल्कुल ऊपर है। मतलब इस पूरे सरफेस एरिया का जो मिड पॉइंट होगा उसके बिल्कुल ऊपर आपका ये पॉइंट वी मौजूद है, वर्टेक्स वी मौजूद है। आगे वो कहता है कि जो मिड पॉइंट एम है एंड मेजर साइड वी एम, और वी एम उन्होंने आपको दे दी हुई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। वी एम ये रहा वी और ये रहा एम, ये बता दिया उसने कि ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल वी पी एम, वी पी एम मतलब ये वी है, ये पी है और ये एम है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है आपने इसी एंगल को कैलकुलेट करना है, इसी को ही फाइंड आउट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ा, अब जो डाटा दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले उन्होंने हमें साइड के बारे में बताया हुआ है कि कौन सी साइड है, तो मैं ये साइड वी एम उन्होंने दी हुई है हमें, वी से एम 12 सेंटीमीटर वो हमने लिख ली। उसके बाद क्यू आर की वैल्यू थी हमारे पास, क्यू से लेकर आर तक 10 सेंटीमीटर वो भी लिख लिया। उसके साथ हमारे पास पी और क्यू वैल्यू मौजूद थी वो भी हमने लिख ली इस तरीके से। तो ये हमने अपना जो गिवन डाटा था वो लिख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट काम। अब हम ये वाला एंगल मालूम कैसे करेंगे इसको समझे ज़रा। देखिए आप ये एंगल बड़ा इजीली मालूम कर सकते हो अगर आपको पता हो कि इतनी इतनी जो लेंथ है ना, इस लाइन की लेंथ क्या होगी। क्योंकि अगर आपको ये लेंथ पता चल गई तो ये क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। तो आपको इसकी ये इस एक साइड का भी पता है, दूसरी साइड का भी पता होगा, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करके, यहाँ पे वैसे हम टेन इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस का पता होगा, तो हम यहाँ पे टेन थीटा को यूज करके अपने इस एंगल को इजीली मालूम कर पाएंगे। तो मेन चीज क्या है कि अगर आपको इस वाली लेंथ का पता हो, अब ये लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे इससे पहले वाले सवाल में हमने किया था। हम इस पूरी लेंथ को कैलकुलेट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक,
जब ये कैलकुलेट हो जाएगी, इसको हाफ कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वाली हाफ लेंथ आ जाएगी। अब ये पूरी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस पूरी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आपको इस वाली ट्राइंगल की तरफ अपनी नज़र रखनी है। इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी हमें दो साइडें पता है ना, तो तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से इजीली निकाल सकते हो। तो अब हम ऐसा ही कुछ करेंगे। तो पहले हम काम करेंगे अपनी इस वाली ट्राइंगल के अंदर पी क्यू आर के ऊपर, ताकि इसको यूज करते हुए हम अपनी ये वाली लेंथ मालूम कर पाए। तो इन बातों को लिख लेते हैं हम। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाली ट्राइंगल हम इस पे काम करने लगे हैं। अब पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि ये जो बड़े वाली साइड होती है पी से लेकर आर तक, ये इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया। पाइथागोरस के मुताबिक बड़ी वाली साइड जो पी आर थी उसका स्क्वायर बराबर है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर वही काम करेंगे जो इससे पहले वाले सवालों में किया, कि ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम लेंगे अंडर रूट। तो इस साइड पे भी अंडर रूट ले लिया और यहाँ पर भी अंडर रूट ले लिया, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर अंडर रूट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज आ गई। अब इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। ये जो पी क्यू और क्यू आर है, इनकी वैल्यूज उन्होंने दी हुई है हमें, वो हम लिख देते हैं। तो दोनों की वैल्यू 10 10 थी, इनकी जगह पर 10 आ गया। 10 का स्क्वायर ओपन किया तो 100 आ गए, दोनों 100 को जमा करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब इसको मजीद आप यहाँ पे अंडर रूट लेके पॉइंट में भी जो आप ला सकते हैं, लेकिन वो रेकमेंडेड नहीं है। आप थोड़ा काम कर लें, इसको आप यूं भी तो लिख सकते हैं ना, 50 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 50 और 200 ही होता है। अब इसका फायदा ये है कि ये जो 4 है ना, इसका अंडर रूट अवेलेबल है, वो होता है 2, तो वो 2 बाहर निकल जाएगा और 50 अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि हमने ये जो किया 50 मल्टीप्लाई बाय 4, हम 100 मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो कर सकते थे ना, क्योंकि 100 का भी अंडर रूट होता है। लेकिन उसका फायदा नहीं था, इसका एक फायदा है, वो फायदा अगले स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप देखें कि क्या हुआ, पी से पी आर, ये कौन सी लाइन थी आपके पास? ये सारी वाली लाइन थी पी से लेकर आर तक। आपने इस पूरी लाइन को फाइंड कर लिया। अब इसका करना है हाफ, तो आपके पास आपकी रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी ये वाली। तो मैं इसको हाफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, के m जो है पी आर वाली लाइन का मिड पॉइंट है, तो लिहाजा मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। अगर मैं पी आर को डिवाइड करता हूँ, पी से लेकर आर को हाफ करता हूँ, तो कौन सी लाइन आएगी? पी से लेकर m तक मेरे पास लाइन आएगी, पी से m तक लाइन आएगी। तो मेरे पास आएगी पी एम इज इक्वल टू, कैसे आएगी? अगर मैं पी आर को हाफ कर दूं, पी आर डिवाइडेड बाय 2। अब पी आर की जो वैल्यू थी वो मेरे पास थी 2 अंडर रूट 50 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 2 2 से कैंसिल हो गया। मैं इसलिए यहाँ पर 4 को रख रहा था। अगर हम यहाँ पे 100 रखते, 100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या होता है? 100 का अंडर रूट 10 हो जाता, अंदर बचता 2। आगे जब इसने आगे डिवाइड होना था ना, तो यहाँ पे कटिंग होने के बाद फिर भी कुछ ना कुछ अंडर रूट के बाहर बच जाना था। तो मैं चाह रहा था कि सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यू बच जाए। उसके लिए बेहतर ये था कि इस तरीके से 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल वैल्यू बच जाएगी अंडर रूट 50। तो ज़्यादा पी एम आ गया हमारे पास अंडर रूट 50 सेंटीमीटर। अब चूंकि मैग्नीट्यूड आ चुकी है तो एम भी लगाएं साथ में। ये काम हो गया। अब आप इजीली अपने अपने इस एंगल को फाइंड आउट कर पाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इनको रेज कर देता हूँ। अब आप इस एंगल को मालूम कर पाएंगे, क्योंकि आपको इस साइड का भी पता है और इसका भी पता है। तो आप यहाँ पे टेन थीटा वाली रेशियो इस्तेमाल करके ये एंगल मालूम करें। एंगल देखें है क्या था? एंगल था आपके पास वी पी और एम। जो एंगल मालूम करना होता है ना, वो दरमियान में लिखते हैं। तो एंगल हमारे पास है वी पी एम, और ये एंगल बन किसी ट्राइंगल के अंदर है। जो ट्राइंगल जब हम लिखते हैं ना, तो जिस पॉइंट पे आपका 90 डिग्री बन रहा होता है ना, आपने उस पॉइंट को दरमियान में लिखना है। जैसे कि एम पे बन रहा है, तो ट्राइंगल की बात करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ट्राइंगल वी, यहाँ से शुरू कर लें या यहाँ से, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन एम दरमियान में आना चाहिए। वी एम और पी, इस तरीके से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंगल और ट्राइंगल को कैसे लिखना है आपने। इन्हीं बातों को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी ट्राइंगल, दी एंगल वीपीएम अब हम मालूम करेंगे, और जो ट्राइंगल थी उसका नाम था वीएमपी। अब उसके मुताबिक आपने अपने टेन वाली रेशियो यूज कर लेनी है। यहाँ पे टेन थीटा बराबर होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट।
अब हमारी ट्राइंगल के मुताबिक जो एंगल है उसको हमने नाम दिया हुआ है एंगल VPM, VPM। अब इस एंगल के सामने वाली ऑपोजिट साइड क्या है वो देख लेते हैं। तो वो एंगल ये था VPM, VPM एंगल ये है, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, V से लेकर M तक है, तो ऑपोजिट साइड आ गई VM, VM आ गई। और डिवाइड आप कर ले एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट हमारे पास कौन सी होती है, ये नीचे वाली साइड जो कि है 10, ये P से लेकर M तक साइड है एडजेसेंट। तो PM हम मालूम कर चुके हैं, ये हमने किया था, √50 है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे PM, अगले स्टेप में हम वैल्यूज पुट करेंगे। चलें करते हैं वैल्यूज पुट। तो VM की बात करें तो वो 12 था, डिवाइडेड बाय ये था हमारे पास √50, यहाँ पर आ गया 10 एंगल VPM। अब आपने कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिख देना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 12 डिवाइडेड बाय √50, तो ऐसे ही इसे लिख के डिवाइड कर दें, आपके पास जो जवाब आएगा वो है जी 1.6970, इस तरीके से आ गया। यहाँ पर है जी 10 एंगल VPM। हमें सिर्फ ये एंगल चाहिए तो 10 इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा, तो एंगल VPM एज इट इज इक्वल 10 यहाँ पर आके होगा इन्वर्स, 10 इन्वर्स बाकी सारी वैल्यू एज इट इज 1.6970। अब आप इसका 10 इन्वर्स ले लें जो कि हमारे पास आया जी 59.49, ये आ गया आपके पास आपका एंगल। लेकिन उन्होंने ना एंगल कहा हुआ है कि आपने एंगल को एक पॉइंट तक सिर्फ लिखना है, तो देखते हैं वो एक उन्होंने कहा हुआ है कि नहीं, साइज ऑफ द एंगल, ठीक है, नहीं भी कहा तो आप इसे राउंड अबाउट खुद भी कर सकते हैं। 59 पॉइंट देखिए 9 है ना, तो इसे अगर आप खत्म करते हैं तो आगे वाली में एक जमा करेंगे, तो जमा करके ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से आपके पास आपका एंगल VPM आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे। बिल्कुल वैसे ही था जैसे इससे पहले वाला आपने क्वेश्चन किया, अगर फिर भी कहीं पे इशू आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। तो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये थर्ड था, 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, इसमें उसने वो कहता है जी ABCDE इज अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, कि अब फिर आपके पास एक पिरामिड है और उसकी जो बेस है वो स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है कि हर साइड बराबर होगी, जितनी इसकी एक लेंथ है, जैसे ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी और ये भी 15 होगी, ये चीज़ वो बता रहा है। और आगे उसने बताया कि इन विच ए ई क्या है, ये है ए और ये है ई। देखें इस वाली लाइन की बात कर रहा है, ये वाली लाइन, फिर ये वो कहता है बी और ई, बी से ई तक आप चले जाएं, ये लाइन ले लें। आगे वो कहता है सी और ई, सी ये है, सी से ई तक आ जाए, या आगे वो कहता है डी और ई, यहाँ से शुरू कर लें आप। तो ये जो चारों लाइनें हैं ना, ये भी आपस में बराबर है और इनकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, उसने भी यहाँ पे लिख दिया। और उसने आपको क्या बताया हुआ है कि ए और बी की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, ये वाली जो नीचे स्क्वायर था ना, इसकी जो लेंथ है वो उसने बता दिया वो 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी हर एक साइड 15 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये स्क्वायर है एक। आपने क्या करना है, कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल DEB। आपने एंगल का साइज कैलकुलेट करना है, कौन सा एंगल DEB, डी देखिए यहाँ है, ई यहाँ है और ए बी यहाँ है, यानी कि इन दो लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ये एंगल होगा, इन दो लाइनों के बीच में ये वाला डी और बी के बीच में। तो इस एंगल को आपने कैलकुलेट करना है, इन दो लाइनों के बीच वाले एंगल को। तो अब इस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पर आपका राइट एंगल ट्राइंगल वाला कोई भी सीन नहीं चल सकता। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि ये जो एंगल है ना इनके बीच में 90 डिग्री तो है नहीं, 90 होता तो वो कैलकुलेट करने के लिए कहते ही ना, हमें वैसे खुद बता देता कि 90 है। अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो दो एंगल्स हैं ये भी 90 के नहीं होंगे। मैं जिस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ वो ये वाली ट्राइंगल है, अगर आप गौर करें, ये लाइन, ये लाइन,
और ये लाइन ये आपस में मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं। और मैं जो बता रहा हूँ मैं वो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल नहीं है, इसमें कोई भी एंगल 90 का नहीं है। ये दोनों तो बिल्कुल भी 90 के नहीं है, और ये अगर 90 का होता तो वो मैं खुद बता देता, मालूम करने के लिए ना कहता। तो मतलब ये एंगल ट्राइंगल जो है वो हमारे पास राइट ट्राइंगल नहीं है। जब राइट ट्राइंगल नहीं होती तो फिर हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं अप्लाई कर सकते ये एंगल मालूम करने के लिए। हमें भी यहाँ पर अपने जो दूसरे कानून थे जैसे लॉ ऑफ कोसाइन था, लॉ ऑफ साइन था, उनको इस्तेमाल करके इस वाले एंगल को मालूम करना पड़ेगा। अगर आपने वो वाले असूल भी लगाने हैं ना तो आपको इस ट्राइंगल के बाकी सारी साइडें पता होनी चाहिए। मतलब आपको इस लेंथ का पता है, ठीक है, वो 12 सेंटीमीटर है। आपको ये भी पता है कि ये लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। लेकिन आपको इस लेंथ का भी पता होना चाहिए कि ये कितनी है। तो ये बी से डी बनती है लेंथ, तो इस लेंथ का आपको नहीं पता, तो आपको पहले ये लेंथ मालूम करना पड़ेगी। जब ये पता चल जाएगी फिर हम अपनी इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल भी मालूम कर पाएंगे। अब ये लेंथ कैसे आएगी, इस लेंथ के लिए अगर आप गौर करें ऊपर की बजाय नीचे आप देखें, ऊपर की बजाय आप नीचे की तरफ देखें, जमीन की तरफ यानी कि बेस की तरफ। यहाँ पर भी तो एक ट्राइंगल बन रही है ना, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ग्रीन वाले हिस्से को देखें, ये भी तो एक ट्राइंगल ही है ना। अगर मैं यूं करूं कि इस ट्राइंगल की ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है इसी ट्राइंगल को इस्तेमाल करूं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। वो क्यों बनती है राइट एंगल, क्योंकि उसने कहा था कि इसकी बेस जो क्या है वो स्क्वायर है। अब स्क्वायर में तो हर एंगल 90 का होता है, तो ये कोना भी स्क्वायर का है, तो लिहाजा यहाँ पे भी 90 डिग्री का क्या बन गया, एंगल बन गया। तो ये सारी ट्राइंगल क्या होगी, राइट एंगल। अब इस ट्राइंगल की मदद से मैं इसको मालूम बड़े इजीली कर सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा, मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा बस। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली लाइन आएगी। जब इस लाइन का पता चल जाएगा तो फिर हम अपनी इस वाली ट्राइंगल का ये एंगल भी मालूम कर लेंगे। तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डाटा है वो लिख लेते हैं हम अपना। उसने हमें ये चीज़ बताई थी कि ये 12 सेंटीमीटर है सारी, वो भी लिख ली। उसके अलावा ये जो साइड है ए से लेकर बी तक 15 सेंटीमीटर है, और ए से लेकर डी तक वो भी 15 सेंटीमीटर है। क्योंकि स्क्वायर था ना, सारी बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ये मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि ये दोनों इस्तेमाल होनी है आगे जाके, तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ पर। अब आते हैं जी सबसे पहले अपनी कौन सी ट्राइंगल, ये जो ग्रीन वाली ट्राइंगल है, पहले मैं इसकी मदद से अपनी ये वाली लेंथ मालूम करूंगा। तो मैं यहाँ पे इसी चीज़ को लिख देता हूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल, बी, ए और डी। इस ट्राइंगल की बात करिए, बी, ये ए और ये डी, ठीक है, ग्रीन के यही तीन कोण में से। अब इसके ऊपर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है ये जो बड़े वाली साइड होती है ना, जैसे बी से लेकर डी तक है, जो बड़े वाली साइड है वो बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर होती है। इस तरीके से कुछ ऐसे कि बड़े वाली जो साइड थी बी से डी, वो उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि बी ए और ए डी, बी ए और ए डी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आपको फाइंड करनी है सिर्फ बी डी, तो स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए आप लेंगे अंडर रूट। आपने यहाँ भी अंडर रूट ले लिया, यहाँ भी लेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये काम हो गया। अब बारी है इनके अंदर वैल्यूज पुट करने की। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। तो हमने कर दी, ये एक साइड 15 सेंटीमीटर थी, दूसरी भी 15 होंगी, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। उसी के मुताबिक यहाँ पर हमने वैल्यूज लिख दी। अब जैसा कि दोनों ही 15 है, दोनों का स्केयर ओपन करेंगे तो स्केयर ओपन करने के बाद आता है 2 to 5। इसका भी स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब दोनों जमा हो रहे हैं, जमा करेंगे तो 450 आ जाएगा। उसके बाद इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21.21। ये आपके पास जवाब आ गया। पर लाइन आपने लगाया नहीं करनी है, क्योंकि ये लाइन ही है एक, इधर भी आएगी। अब नेक्स्ट क्या काम है, हमें ये पता चल गया कि ये वाली जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी है। अब हम काम कर सकेंगे अपनी जो ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल बन रहा है ना इसके ऊपर। अब हमें चूंकि इस लाइन का पता चल चुका है, इसको रिमूव करता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे अब रेड वाली ट्राइंगल के ऊपर हमने काम करना है। अब इस ट्राइंगल में कोई भी एंगल जो है हमारा वो नहीं है, मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो हम लॉ कोसाइन यूज कर लेते हैं इसमें। मैं लॉ ऑफ कोसाइन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमें तीनों साइडों का पता है, इस साइड का भी पता है, इस साइड का भी पता है, और अब नीचे वाली साइड का भी पता चल चुका है। तो जब तीन साइडें पता हो और एक एंगल ना पता हो तो फिर लॉ ऑफ कोसाइन ही आप इस्तेमाल करते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन है क्या था, पहले वो लिख लेते हैं।
मैं लॉ ऑफ कोसाइन को यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ कि किस तरह बेसिकली उसका आपने समझना कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपके पास ए स्क्वायर है वो बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर माइनस के 2। यहाँ पे जो दो साइडें आती हैं 2 के साथ भी वही आएगा बी और सी, फिर आएगा साथ में कोस। कोस के साथ एंगल कौन सा आना है, जो यहाँ पे साइड ए है ना, तो यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा अल्फा, मतलब ए के सामने वाला जो एंगल होता है वो अल्फा ही होता है, वो आता है। अब आपने इसी सेंस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस्तेमाल, इसके लिए आपने ये फॉर्मूला लिखना है। अब वो कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा ना, जो एंगल यहाँ पे होता है उसी के मुताबिक यहाँ पे आपने साइड लिखनी होती है, उस एंगल के सामने वाली साइड। अब यहाँ पे जो एंगल हमने फाइंड करना है वो एंगल है ये वाला। अब इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, बी से डी, तो मतलब ए की जगह फिर क्या आना चाहिए, बी डी आना चाहिए, बी डी, इसका स्क्वायर आ गया बराबर। बाकी फिर दो साइडें कौन सी बचती हैं, बी बी डी तो यहाँ पे आ गया ना, बाकी बच गया बी और ई और डी और ई, यहाँ पे बच गया बी ई, इसका स्क्वायर आ गया प्लस डी ई बच गया, डी ई का भी स्क्वायर आ गया। फिर -2, बी की जगह पर क्या आएगा, ये जो हमने लिखा था बी ई ये आ जाएगा, और सी की जगह पर क्या आएगा, जो हमने सी की जगह लिखा डी और ई लिख दिया था। आगे आ गया कोस, अल्फा की जगह कौन सा एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा जिस एंगल के सामने वाली साइड हमने यहाँ लिखी। अब ये एंगल कौन सा हमारे पास, ये एंगल है बी ई और डी, ठीक है। यहाँ आप कह लेंगे डी ई बी, इस तरीके से भी चल सकते हैं। ये हमारे पास है एंगल डी ई और बी। अब ये फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा है, मैंने ये डायग्राम के सामने रख के इसलिए लिखा है यहाँ पर, ताकि डायग्राम भी आप साथ साथ देखते जाएं और आप फॉर्मूले को भी समझते जाएं कि ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया। अभी इसी को मैं नीट करके नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ लॉ ऑफ साइन। तो ये मैंने रफली लिखा है, अब मैं इसको जरा नीट करके लिखता हूँ। तो देखें, जैसा कि हमने कहा था पहले बी डी आना है, तो हमने यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंगली बी डी लिख दिया। फिर आगे डी ई का स्क्वायर था वो लिख दिया, फिर डी ई था वो लिख दिया, डी का स्क्वायर भी आना है, और देन -2 तो -2 आ गया, फिर बी ई और आगे डी ई आना है, तो आगे डी ई आ गया, देन कोस, कोस आ जाएगा, और साथ में हमारा एंगल आएगा, एंगल ये लिखा हुआ है डी ई बी, आप इसे डी ई बी भी लिख लें या बी ई डी भी लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ एक ही है, बस तरतीब में फ़र्क है। लेकिन डी ई बी कर लें, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर भी पहले डी लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर बी लिखा है, तो ये जो डी एंड पे है इसको आप पहले लिख लें, डी को हमने पहले लिख लिया। अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ये समझा दिया था ऊपर, और बाद में मैंने इसी के मुताबिक लिख कर नीचे अच्छे से आपको दिखा दिया, तो इन्हें करते हैं ख़त्म। अब बारी है इनकी वैल्यूज पुट करने की। तो सबसे पहले है बी डी को देख लेते हैं डायग्राम से ही, बी से लेकर डी तक, ये वाली जो लाइन हमने मालूम की थी वो थी 21.21। अच्छा, अब ये लिखने की बजाय ना ऊपर वाली वैल्यू पुट कर ले, ये अंडर रूट वाली, इसका हमें फ़ायदा होगा। वो क्या होगा वो मैं लिख कर ही दिखाता हूँ आपको। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 450 और साथ में आ जाएगा अंडर रूट। अब इसका फायदा क्या है कि बाहर क्या मौजूद है, स्केयर, तो हम भी स्केयर लगाएंगे और स्केयर अंडर रूट को अगले स्टेप में कैंसिल कर देगा, तो प्रॉपर वैल्यू आएगी 450, वरना पॉइंट वाली लिखेंगे इसका स्केयर लेंगे तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। आगे हमारे पास बी ई की वैल्यू भी डायग्राम से देख लें, बी से ई, ये बी है और ये ई है, कितनी वैल्यू है 12, तो आपने भी यहाँ पे 12 लिख दिया। उसके बाद डी वो भी 12 था, और देन इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर भी 12 आ गई, और देन कोस ये हमने डी बी किया था, यहाँ पर भी इसे डी बी कर दें। अब आप देखेंगे ये जो स्केयर है अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 450, इसका स्केयर लिया 144, इसका स्केयर लिया 144, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा कोस डी ई बी। अब ये दोनों वैल्यूज प्लस हो रही है ना, इनको प्लस कर लेते हैं, तो 288 आ गया, ये भी एज इट इज, और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। आप इन दोनों को ना माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि आप ये देखें
कि इसके साथ ये कोज है ना, तो ये पहले इसके साथ सोल्व होगा फिर कुछ हो सकता है, फिलहाल ये सोल्व नहीं हो रहा तो ये सिर्फ अकेली वैल्यू रहेगी। अब आप क्या करेंगे, ये जो माइनस वाली वैल्यू है ना, मैं इस सारी वैल्यू को उठा के इक्वल के इधर ले आता हूँ ताकि ये प्लस हो जाए, और 450 को इधर ले आता हूँ, इधर आके ये माइनस हो जाएगी। तो ये माइनस थी, यहाँ पर आके ये प्लस होगी, और 450 यहाँ पे प्लस था, उधर जाके ये माइनस हो गया। इनको माइनस किया तो माइनस के 162 आ गया। हमें सिर्फ ये वाला एंगल मालूम करना है, तो ये 288 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके ये माइनस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। इनको आप डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा ये माइनस के 0.5625, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोस DBE के आ गया। अब हमें ये एंगल चाहिए सिर्फ, तो कोस इधर आके कोस का इनवर्स बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एंगल DBE, और यहाँ पे आगे कोस क्या होगा, कोस इनवर्स। अब इस पूरी वैल्यू का आप कोस इनवर्स फाइंड कर लें, तो जैसे ही आप कोस इनवर्स फाइंड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 124 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा एंगल, और यही वो एंगल था जो कि हम मालूम करना चाह रहे थे, ये मालूम हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ चुका होगा। तो कहीं पर भी इशू आए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और समझ आए तभी बताइएगा। अब हम मूव करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वो कहता है, जो भी कहता है वैसे सारा डायग्राम से नज़र आ ही जाता है कि ये लाइन है, उसकी उसने लेंथ दे दी हुई है, लेकिन चले पढ़ लेते हैं हम। वो कहता है जी, द डायगोनल शोज आर ट्राइंगुलर प्रिज्म। ये जो है एक ट्राइंगुलर प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे वो कहता है हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस ABCD के इसकी जो बेस है, ये इस बेस की बात कर रहा है, ये वो सारी बेस है, ठीक है। ये बेस है ABCD। वो क्या है, उसके अंदर वो उसने साइडों के नाम दे दिए हैं, जैसे ए बी है, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। इस बेस के अंदर ए से बी की लेंथ उसने दे दी 10 सेंटीमीटर, और बी से सी कितना था 7 सेंटीमीटर, बी से सी है 7 सेंटीमीटर, और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ए और डी का एम क्या है, मिड पॉइंट है। और एक अच्छी बात यह है कि उसने आपको ये साइड भी बता दी है कि ए से एम कितनी है, वो 3.5 है। वैसे ना भी बताता आप निकाल लेते, कैसे, क्योंकि उसने ये बता दिया ना कि ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है, तो जाहिर है जितनी ये है उतनी ये वाली साइड होगी, ये भी कितनी होती 7 सेंटीमीटर। अब एम जो है मिड पॉइंट है, इसका हाफ होना था, तो 7 का हाफ करते तो हमारे पास ये लाइन आ जाती, लेकिन चलो उसने बता दिया तो टाइम बच गया हमारा। आगे वो कहता है कि ये जो m क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। m a और d जो लाइन है उसका मिड पॉइंट है। द वर्टेक्स t इज द वर्टिकली अबव m, कि ये जो वर्टेक्स t है ये m से बिल्कुल ऊपर है, वर्टिकल ऊपर है। और उसने m और t मतलब m से लेकर t वाली जो लाइन है उसकी वैल्यू दे दी है 6 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, आपने करना है कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन टी बी एंड द बेस। आपने बताना है कि ये जो लाइन टी से लेकर बी तक जा रही है ना, इस लाइन, और ये जो नीचे वाली बेस है, नीचे वाली बेस मतलब यहाँ तक, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना एंगल बन रहा है। तो आपने बेसिकली ये एंगल मालूम करना है। अब एंगल मालूम बड़े इजीली कर सकते हो अगर आपको इसकी दो साइडें पता हो। अगर आप गौर करें ना यहाँ पर, तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रही है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आपको इस साइड का तो चले पता है, लेकिन अगर आपको ये नीचे वाली साइड का भी पता चल जाए तो आप इसका एंगल इजीली मालूम कर लोगे टेन वाली रेशियो इस्तेमाल करके, लेकिन इस साइड का पता नहीं है। अब ये साइड आप कैसे पता करोगे, उसको पता करने के लिए आपको इस वाली ट्राइंगल को देखना पड़ेगा जो यहाँ पे बन रही है, ये वाली, इस एरिया में जो ट्राइंगल बन रही है आपको इससे देखना पड़ेगा। इस एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो क्योंकि इसकी दो साइडें पता है, इस साइड का भी पता है और इस साइड का भी पता है। तो ये वाली साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से इजीली निकाल सकते हो। तो अब यही काम हमने करना है। सबसे पहले तो हम इस अपनी ट्राइंगल का बारे में बताते हैं कि किसके अंदर काम करेंगे। ट्राइंगल है हमारे पास BAM या MAB भी कह सकते हैं आप इसे। तो लिख दिया इन ट्राइंगल AMB, AM और A से B तक, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है, अच्छा पाइथागोरस क्यों लगा पा रहे हैं हम, क्योंकि इसके अंदर ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री का, ठीक, क्योंकि रेक्टेंगल है उसके अंदर हर एंगल 90 डिग्री का ही होता है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो बड़ी वाली साइड है ना B से लेकर M यानी कि हाइपोटेनियस, ये किसके बराबर आएगी, बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर आएगी।
तो वही हमने लिख दिया कि बड़ी वाली साइड किसके बराबर है, बाकी दोनों साइडें, जैसे कि ये वाली साइड थी एम ए और ये वाली साइड थी ए बी, इन दोनों का स्केयर लिया, जमा किया और अंडर रूट ले लिया, उसके बराबर आपकी ये एक साइड आ जाएगी। अब सिंपल आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट कर दी हमने। एम ए की वैल्यू वो 3.5 थी, ए और बी की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये ए है ये बी है, तो वैल्यू 10 थी, तो इसकी जगह 10 आ गया। दोनों के स्केयर ओपन कर लिए, दोनों जमा हो रहे हैं, जमा कर लिए, अंडर रूट है तो अंडर रूट ले लिया, तो हमारे पास फाइनली हमारा जवाब आ गया 10.59 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब है कि मेरे पास इस लाइन की वैल्यू आ गई, ये जो नीचे वाली ब्लू लाइन थी इसका पता चल गया। अब इसका भी पता है और इस वाली लाइन का भी पता है, तो लिहाजा मैं अपना एंगल इजीली मालूम कर सकता हूँ। अब मैं किस ट्राइंगल के अंदर एंगल मालूम करूंगा, मैं आपको ये बनाकर दिखाता हूँ, ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं इसे, ये वाली लाइन, और अब इस लाइन का भी पता चल गया ना, नीचे वाली ट्राइंगल यूज करके मालूम कर ली। तो और चले इसको भी रेड ग्रीन कर लें, ये वाली। तो कौन सी ट्राइंगल बनी, टी एम और बी, ठीक है, टी एम बी कहेंगे या बी एम टी बी कह सकते हैं, यही हम लिख देते हैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल टी एम बी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे, उसके रेशियो टेन यूज करेंगे। टेन थीटा बराबर होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अब हमारी इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है उसका नाम क्या बनता है वो देख लेते हैं। एंगल था हमारे पास ये वाला, कहाँ पे बन रहा है, बी पर, तो मैं लिखूंगा टी बी एम, ठीक है, तो मैं लिखूंगा एंगल, एंगल के लिए एंगल का आप साइन बनाएंगे, एंगल टी बी और फिर एम आ जाएगा, इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, इस एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट में क्या मौजूद है, ये एंगल है ऑपोजिट में है, ये टी एम मौजूद है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेजर साइड टी एम डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, मतलब एंगल के साथ ही जो साइड है, एंगल के साथ ये वाली साइड है एम से लेकर बी तक, तो एम बी आ जाएगा, मेजर साइड एम बी आ गया। वैल्यू सबकी मौजूद है, लिख देते हैं। टी एम की बात की जाए तो वो उन्होंने हमें बताया हुआ है टी से लेकर एम तक कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ गया 6 डिवाइडेड बाय, एम बी की बात करें तो वो हमने खुद कैलकुलेट किया था 10.59, तो 10.59 आ गया। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जी 10 एंगल टी बी और एम, हमें सिर्फ एंगल चाहिए, 10 इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो एंगल टी बी एम इज इक्वल टू 10 हो गया इधर आके इनवर्स, 10 इनवर्स 6 डिवाइडेड बाय 10.59। अब आप इसका 10 इनवर्स ले लें, कैलकुलेटर पे ऐसे लिख लें, शिफ्ट दबाएं 10 दबाएंगे 10 इनवर्स आ जाएगा, और अंदर लिखें 6 डिवाइडेड बाय 10.59, तो फाइनली आपके पास जवाब आ जाएगा 29.5 डिग्री। तो ये है आपका वो रिक्वायर्ड एंगल टी बी एम जिसके लिए हम इतना काम कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है जी एन आइसोमेट्रिक गेम। अब ये क्या चीज़ होती है, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इसे यूट्यूब पे सर्च करें ताकि वो गेम भी आपके सामने आए तो आपको समझ आ जाए। बाकी मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली ये तकरीबन 2D गेम हुआ करती थी, जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था कि वो 3D का इफेक्ट दे दे, ठीक है। मतलब इस गेम के अंदर आपको करेक्टर की हाइट और चौड़ाई, ये दो चीज़ें नज़र आ जाती थी। तो आप इसको देखें, ये पुरानी गेम्स ऐसी हुआ करती थी, इतनी 3D नहीं होती थी जैसे कि आज पबजी वगैरह ऐसी नहीं थी। तो ये पुरानी गेम है, जैसे कि आप कह लें कि नोकिया के मोबाइल में कभी आपने खेली हो, तो आप इसे यूट्यूब पे सर्च करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा देख के ये किस तरह की गेम्स है। अब आगे चलते हैं। वो कहते हैं द कैमरा इज प्लेस्ड एट अ 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड ये ज़मीन है, मान लें ये ग्राउंड से, गेम के अंदर जो ग्राउंड है वहाँ से कैमरा कहीं पे प्लेस किया हुआ है, और वो एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री पे एंगल बनाया हुआ है उस कैमरे ने, 45 डिग्री पे फ्रॉम द ग्राउंड। इफ द प्लेयर इज 10 यूनिट्स इन फ्रंट एंड 10 यूनिट्स अबव, अगर वो जो प्लेयर है जो गेम में खेल रहा है, जो भी करेक्टर है, वो 10 यूनिट फ्रंट पर है और 10 यूनिट ऊपर है, तो फिर आपने क्या करना है, व्हाट इज दी डायरेक्ट लाइन ऑफ दी साइट डिस्टेंस, आपने बताना है कि अगर यहाँ से डायरेक्ट जो लाइन जा रही है उस करेक्टर तक, उस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा।
एक चीज उसने बता दी कि ये लाइन कितनी है, ये 10 यूनिट है, तो ये भी कितनी है, ये भी 10 यूनिट है, तो दोनों लाइनें बराबर है और उसी के अकॉर्डिंगली एंगल भी बराबर है। अच्छा वैसे लाइनें बराबर है तो उनकी हाइट भी तकरीबन बराबर रखनी चाहिए हमें, तो तकरीबन ये बराबर यहाँ पे है, तो यहाँ से मैं इसको दोबारा से ड्रा कर लेता हूँ इस तरीके से। चलें जी, अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इस लाइन को फाइंड आउट करना है, और आप देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है, और आपके पास इन दो साइडों का भी पता है आपको, तो तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो। तो आसानी के लिए सबसे पहले तो आप इसको नाम दे दें, आप इसे कह लें ए, इस पॉइंट को बी कह लें और इस पॉइंट को सी कह लें। आपको बताना है कि ए से सी तक डायरेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। शुरू करते हैं काम। सबसे पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, हमारी इस ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस ये कहता है कि ये जो लेंथी वाली साइड होती है ना, ये किसके बराबर होती है, बाकी दोनों साइडों का आप स्केयर लें और उसके ऊपर अंडर रूट डाल दें तो उसके बराबर होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि बाकी दोनों साइडों का आपने स्केयर लिया, लंबी वाली साइड क्या थी, ए से लेकर सी तक, वो इधर आ गई, इसका स्केयर बराबर होगा बाकी दोनों साइडों के स्केयर के, इस वाली साइड का स्केयर और इस वाली साइड का स्केयर आ गया। अब स्केयर खत्म करने के लिए हम लेंगे अंडर रूट, तो यहाँ भी अंडर रूट ले लिया हमने, इधर भी आएगा, यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो स्केयर खत्म हो जाएगा, सिंपल ये चीज बचेगी। अब बारी है इसमें वैल्यूज पुट करने की, तो ए से लेकर बी तक भी 10 है, बी से लेकर सी तक लाइन वो भी 10 यूनिट है, तो दोनों की जगह पे हमने 10 लिख दिया। दोनों का स्केयर है, स्केयर ओपन किया तो 100 हो गया, 100 प्लस 100 करेंगे तो 200, इसका अंडर रूट लेंगे तो 14.14 आपके पास फाइनली आपका जवाब आ गया। बस यही काम था, आपने यही बताना था कि इसका डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, आपने मालूम कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे। कहीं पे इशू अगर आपको आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 था, मूव करते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, सर्वियर स्पोर्ट्स द टॉप ऑफ अ टॉवर एट एन एलिवेशन एंगल ऑफ 28 डिग्री। मतलब एक शख्स है जो कि पैमाइश करने वाला है, वो जमीन पर खड़ा है और ऊपर टॉप पर देख रहा है किसी टावर को, और उसका एंगल कितना बन रहा है उसकी आंख के साथ, वो 28 डिग्री बन रहा है। तो मान लो ये टावर है और यहाँ पे वो शख्स खड़ा था, तो यहाँ से वो इस टावर को देखता है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ऊपर की तरफ हाइट वाला एंगल, वो 28 डिग्री है। अब आपने क्या करना है, ही इज स्टैंडिंग 60 मीटर फ्रॉम द बेस, कि वो इस बेस से, इस टावर की बेस से कितनी दूर है, 60 मीटर दूर है, तो 60 मीटर का फासला है यहाँ पे। आपने क्या करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, आपने इस टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो देखा जाए तो ये एक ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है, आप इसको नाम दे दें, नाम दे देते हैं जी ए, बी और सी। अब इसमें दो चीजें पता हमें, एक लंबाई का पता और एक एंगल का पता है। तो चलें यहाँ पे लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब दो चीज़ों को इस्तेमाल करना है, एंगल और इस वाली साइड को, इनको इस्तेमाल करके हमने ये वाली हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए हमें इस वाली लंबाई को और इस वाली लंबाई को अगर हम यूज़ करते हैं तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करनी पड़ेगी, वो हमें करनी पड़ेगी टेन। हम यूज़ करेंगे टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि टेन थीटा किसके बराबर होता है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड में ये वाली साइड आ जाएगी और एडजेसेंट साइड में ये वाली आ जाएगी। एंगल का हमें पता है, तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वाली साइड मालूम हो जाएगी। इस साइड की जो हाइट है उसे आप एक्स कह दें। अब इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं हम। सबसे पहले टेन, ये जो एंगल है थीटा है, कौन सा एंगल बन रहा है, 28, इसकी जगह पे आ जाएगा 28 डिग्री इज इक्वल टू, ऑपोजिट साइड जो थी उसे हमने क्या कहा हुआ है, एक्स कहा हुआ है, और डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, वो है हमारे पास 60 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्स ही फाइंड करना है, तो ये 60 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 28 डिग्री के साथ। अब आप 10 28 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें या इनको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, लेकिन चले मैं वैल्यू लिख देता हूँ। 10 28 फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 0.5317। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो आ जाएगा 31.99।
इज इक्वल टू एक्स। आप इसको थोड़ा चेंज कर लें, एक्स इस साइड पे लिख लें, वैल्यू साइड पे लिख लें 31.9। साथ में यूनिट क्या यूज होगा, यहाँ पे देखें एक साइड का मीटर लिया था तो ये भी मीटर में आएगी, तो इतने मीटर उस टावर की हाइट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट ऑफ टावर, तो मैंने लिख दिया जी हाइट ऑफ टावर कितनी है 31.9 मीटर है। तो उम्मीद है जी आप इसे समझ चुके हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका। तो ये हो गया जी क्वेश्चन 7। मूव करते हैं 8 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है अ बोट क्रॉस अ रिवर 80 मीटर वाइड, मतलब कोई आपके पास दरिया है जो कि 80 मीटर चौड़ा है। तो मान लें कि ये दरिया की मैं चौड़ाई बना रहा हूँ, ये दरिया है एक जो कि 80 मीटर चौड़ा है। अब दरिया की चौड़ाई को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीधा जाएंगे तो 80 मीटर का ये दरिया है, इतनी उसकी चौड़ाई है। अच्छा आगे वो कहता है कि वो जो बोट है उसको क्रॉस कर रही है इस दरिया को, किस एंगल पे कर रही है, एट 60 डिग्री एंगल टू द करंट। मतलब करंट का मतलब है कि पानी का बहाव, पानी के बहाव से ये 60 डिग्री के एंगल पर उसे क्रॉस कर रही है। तो मान ले जी जो हमारी बोट थी, जो कश्ती थी, उसने चलना शुरू किया यहाँ से। अब इसे सीधा जाना चाहिए था क्रॉस करने के लिए, लेकिन वो 60 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करते हुए जा रही है। और मान ले जी 60 डिग्री का एंगल यहाँ तक है, तो ये जो एंगल है ये बना हमारा 60 डिग्री का। अब इतने एंगल के ऊपर उसने क्रॉस करके वहां पे पहुंचेगी अब बोट। आगे वो कहता है व्हाट डिस्टेंस डज द बोट एक्चुअली ट्रैवल। आपने बताना है कि बोट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इस डिस्टेंस को आप एक्स कह लें जो उसने कवर किया, और यही आपको बताना है कितना कवर किया। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक क्या बनी है, ट्राइंगल बनी है, इसको नाम दे देते हैं हम। तो आप इसे ए कह दें, इसे आप बी कह दें, और इस वाले पॉइंट को आप सी कह दें। तो ट्राइंगल क्या बन गई, ए बी सी। तो हम लिखते हैं जी इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हमारी ट्राइंगल के अंदर आप देखें ये जो एंगल है, एंगल के सामने वाली लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो साथ वाली कौन सी होती है, बेस। अब बेस वाली जो लाइन है ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती है, बेसिकली टेन में भी आती है और कोस में भी आती है। हम टेन क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि टेन में बेस तो आती है लेकिन परपेंडिकुलर भी चाहिए होता है, वो नहीं है हमारे पास। तो हम क्या यूज करेंगे, फिर कोस यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूं कोस थीटा बराबर है, कोस थीटा किसके बराबर आता है, बेस। अच्छा अब थोड़े नाम बदल गया, बेस को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एडजेसेंट कहेंगे। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय, इस साइड को हाइपोटेनियस ही कहते हैं, तो ये आ जाएगी हाइपोटेनियस। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो कोस थीटा कितना था 60 डिग्री, वो 60 आ जाएगा। एडजेसेंट साइड कितनी है, एंगल के साथ वाली वो है 80, तो 80 आ गया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हमने x कहा हुआ है तो इधर x आ जाएगा, x डिवाइड है इधर आ जाएगा, और कोस 60 इस x की जगह पे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय कोस 60 डिग्री, इस तरीके से। अब आप इनको डिवाइड कर दें, ऐसे ही चाहे लिख दें कैलकुलेटर पे, ऊपर लिखें 60 80 और नीचे आप लिख दें कोस 60, तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ा और स्टेप कोई करना चाहते हैं तो आप ये कर लें, 80 डिवाइडेड बाय कोस 60 पे होता है 0.5, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करके फिर आप इसे डिवाइड कर लें। अब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 160, साथ में यूनिट यूज करेंगे मीटर। तो लिहाजा इसकी जो विड्थ है, यानी कि इसका जो डिस्टेंस इसने कवर किया बोट ने, वो एक्स था और वो उसकी वैल्यू क्या आ गई 160। अब इसी बात को हम लिख देते हैं, हमने लिख दिया जी डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट, और यही हमारा जवाब है। तो उम्मीद है जी आप समझ चुके हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। मूव करते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ जी आ लिसनर हियर्स आ साउंड फ्रॉम टू स्पीकर। एक शख्स है जो कि दो स्पीकरों से साउंड को सुन रहा है। वन इज 60 मीटर डायरेक्टली अहेड एंड अदर इज एट 30 डिग्री टू द साइड। मान ले जी वो जो लिसनर है ना वो ये है, और इसको दो स्पीकरों से आवाज आ रही है। पहला जो स्पीकर है, मान लीजिए लिसनर को थोड़ा साइड पे करते हैं, ये लिसनर है, इसके बिल्कुल सामने हमारे पास एक स्पीकर लगा हुआ है जहां से इसको आवाज आ रही है, वो ये है स्पीकर, ठीक है, यहाँ से आवाज आ रही है। और फिर वो कहता है एक और स्पीकर है दूसरा जो कि कितनी दूर है, 30 डिग्री के एंगल पर है। तो यहाँ से जो दूसरा स्पीकर है वो 30 डिग्री के एंगल पे है। तो मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे लगा हुआ है जी दूसरा स्पीकर, यहाँ से आवाज आ रही है।
अब आपने क्या करना है, अब ये एंगल लिया हुआ उसने 30 डिग्री, ठीक है। आपने करना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर, आपने दोनों स्पीकरों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। अच्छा एक चीज उसने बता दी है कि ये जो पहले वाला डिस्टेंस था ये भी 6 मीटर है, और दूसरे वाले जो स्पीकर के बीच में डिस्टेंस था वो भी 6 मीटर ही था। आप इन दोनों को आपस में मिला दें, मिलाकर आप देखेंगे एक ट्राइंगल बन रही है। अब इस ट्राइंगल के अंदर कोई भी एंगल 90 का नहीं बनना, ना ये 90 का और ना ही ये वाला एंगल 90 का, तो मतलब कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं। तो यहाँ पर हम कोई फिसागोरस वाला थ्योरम यूज नहीं कर पाएंगे। अब काम कुछ और करना पड़ेगा, हम टाइन टेन कोस थीटा इन चीज़ों को भी डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके ऊपर वो वाले लॉ यूज करेंगे जो लॉ ऑफ साइन थे, कोसाइन थे। तो देखते हैं कौन सा करते हैं। सबसे पहले तो इसको नाम दे देते हैं अपनी इस ट्राइंगल को। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर नीट करके बना दूं तो मेरा ख्याल है हमें समझाना और बात करना आसान रहेगा। तो ये लिसनर है, मैं इसको यूं करके बना देता हूँ, पहले थोड़ी टेढ़ी थी, वो समझाने के लिए थी, अब जरा अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बना रहे हैं हम इस तरीके से। इसको आप नाम दे दें ए का, इसे आप बी का नाम दे दें, इसे आप सी का नाम दे दें। ये स्पीकर है, यहाँ पे ये दो आपके स्पीकर है, ये ध्यान में रख लें। और यहाँ पे वो सुनने वाला शख्स मौजूद है, और यहाँ पे जो एंगल था दोनों के बीच में वो 30 डिग्री था। हो गया। अब इनके आमने सामने वाली जो साइडें हैं उनको भी लिख लेते हैं। ये 6 मीटर थी, 6 मीटर, और इसके बीच में भी डिस्टेंस था 6 मीटर। इनको नाम दे दें, जैसे ए के सामने वाली जो साइड है इसे आप ए कह दें, सी के सामने वाली साइड को आप सी कह दें, और बी के सामने वाली साइड को आप बी कह दें। ये 6 सेंटीमीटर बी के बराबर हो गया। इनके एंगल्स को भी आप नाम दे सकते हैं, तो चले जरूरत नहीं है, रहने दें। अब आप देखें कि आपके पास 3 साइडें मौजूद है और एक एंगल भी मौजूद है। तो 3 साइडें या 2 साइडें और एक एंगल मौजूद हो तो आप इसके ऊपर इजीली अपना लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लॉ ऑफ कोसाइन के मुताबिक ये जो ए है, अगर मैं ए के मुताबिक वो लॉ ऑफ कोसाइन लिखता हूँ तो इस तरह होता है, ए स्क्वायर बराबर होगा, ए यहाँ पे लिख दिया, बाकी दोनों साइडें अब यहाँ पर आएगी, तो ए उधर आ गया, अब इधर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, बल्कि -2 आता है, -2। अभी दोबारा यही दोनों साइडें आ जाएंगी बी और सी, और फिर हम लगाते हैं कोस, और साथ में यहाँ पे एंगल कौन सा आता है, अल्फा। ठीक है, अल्फा ही एंगल यूज होगा, क्योंकि जो साइड आपने यहाँ पे लिखी है उसके सामने वाला एंगल, तो इस साइड के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, फिर अल्फा होगा, वही हमने लिख दिया। वैल्यू सारी आपके पास मौजूद है, आप यहाँ पे लिखते जाएं। तो ए स्केयर तो ए स्केयर ही रहेगा। बी की जगह देखें क्या आना है, बी भी 6 है, सी भी 6 है, तो बी की जगह पे भी 6 का स्केयर आ गया, प्लस सी की जगह पर भी 6 का स्केयर आ गया, -2, बी की जगह पर 6 और सी की जगह पर भी 6 आ गया। देन कोस अल्फा हमारे पास 30 डिग्री था, तो यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। ए स्केयर इज इक्वल टू 6 का स्केयर 36 प्लस यहाँ भी 36 माइनस ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो 2 6 द 12 और 12 6 द 72 आ जाएगा। साथ में आ गया कोस 30 डिग्री। अब इन दोनों को आप जमा कर लें, 36 प्लस 36 हो जाएगा 72, माइनस ये 72 और कोस 30 डिग्री दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। या चले आप मल्टीप्लाई अगर नहीं करना चाहते, एक काम आप कर लें, जरा टाइम बच जाएगा यहीं पर ही, कि कोस 30 की वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 0.866। ये आ गई हमारे पास वैल्यू आ गई कोस 30 की। अब 72 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास आ जाएगा 62.35, ये चीज आ जाएगी। अब दोनों डिवाइड माइनस हो रहे हैं तो दोनों को हम माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.65, साथ में आ गया ए स्केयर। स्केयर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ए स्केयर यहाँ पे ले लेते हैं अंडर रूट हम, ए स्केयर इज इक्वल टू 9.65, यहाँ भी अंडर रूट आ गया और यहाँ भी अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट जो है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ए इज इक्वल टू, जब इसका अंडर रूट लेंगे हमारे पास जवाब आ जाएगा 3.1 मीटर। अब ये जो ए जो था ये
कौन सी लेंथ थी, दोनों स्पीकरों के बीच में लेंथ थी। तो लिहाजा मैं बात करूंगा कि ये दोनों स्पीकर कितनी दूर हैं एक दूसरे से, जितनी एक ही आपके पास लेंथ है, और वो आगे 3.1। अब इसी बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसी बात को हमने लिख दिया जी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीकर्स इज 3.1 मीटर, और यही आपका जवाब है। तो यहाँ तक हमने अपना क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ जी, आ 10 मीटर ladder leans against a wall making an angle of 75 डिग्री। मतलब कोई दीवार है, ये दीवार है, और दीवार के साथ आपने कोई सीढ़ी लगाई हुई है, ठीक है, और वो जो सीढ़ी है कितने एंगल पर है, 75 डिग्री के एंगल पर है, 75 डिग्री का एंगल है विद द ग्राउंड, जमीन के साथ। दी हाई हाउ हाई इट रीच अप दी वॉल, मतलब कि दीवार पर कितनी ऊंचाई पर पहुंच रही है, मतलब दीवार की उसने लंबाई या ऊंचाई मालूम करनी है, उसे आप कह लें एक्स, वो आपने मालूम करनी है। तो ये हमारे पास ग्राउंड आ गया, और देखें, और एक ट्राइंगल बन गया, और ये कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। अब इसको नाम दे देते हैं, ये इसे आप कह लें ए, बी और सी कह लें। लिखते हैं हम यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे हम कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है। अब कैसे करें इसमें यूज, देखें, उसने आपको दो चीजें दी हुई हैं। एक तो उसने जो ये जो लैडर है इसकी लेंथ दी हुई है 10 मीटर, ये हो गया 10 मीटर, और आपको मालूम क्या करनी है, ये वाली हाइट मालूम करनी है। अब आप देखें कि ये दोनों जो साइडें हैं ये कौन सी रेशियो में इस्तेमाल होती है। ये हमारे पास एंगल की ऑपोजिट साइड है, और ये हाइपोटेनियस है। ऑपोजिट और हाइपोटेनियस ये दोनों साइडें आती है साइन के अंदर। साइन थीटा वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, आपने पढ़ा था ना, परपेंडिकुलर की जगह पे आता है ऑपोजिट 10th क्लास में आपकी इस न्यू बुक में, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें आप, साइन एज इट इज रहेगा, एंगल उन्होंने बता दिया जी 75 डिग्री है, इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड को हमने x कहा हुआ है तो वो x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू थी 10 तो 10 आ गया। अब 10 डिवाइड है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 75 डिग्री चले ऐसे रहने दे, 10 इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो गया, साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू x। अब साइन 75 डिग्री मालूम कर लें कैलकुलेटर पर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.966 इज इक्वल टू x। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करा लें तो 9.66 आ जाएगा, 9.66 मीटर। अब लिखूंगा साथ में x आ गया, x क्या था हमारे पास, लेंथ थी ना ये वाली, ठीक है, तो इसके साथ आ गया यूनिट आ गया लेंथ का, मालूम कर चुके हैं। तो लिहाजा अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हाइट ऑफ वॉल कितनी है, 9.66 मीटर है। तो ये भी हो गया आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं, ये था 10। अब मूव करते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ जी, अ लाइट हाउस इज लोकेटेड ऑन अ क्लिफ ऑफ 80 मीटर अबव सी लेवल। कि एक क्लिफ है, कोई पहाड़ी है, कोई समुंदर होता है, समुंदर के ऊपर कोई छोटी सी पहाड़ी है, वहां पे हमने क्या बना दिया, लाइट हाउस बना दिया, ठीक है। A ship is spotted on an angle of dispersion 12 डिग्री। मतलब एक कश्ती आ गई है कहीं पे समुद्र में, कहीं पे ये कश्ती आ गई हमारी, ऊपर से किसी ने देख लिया यहाँ से, तो उसने देखा कि इसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल किस एंगल पे कश्ती को उसने देखा, 12 डिग्री पे बन रहा है। अब एंगल ऑफ डिस्पर्शन जो होता है ना, बेसिकली ऊपर से नीचे देखने वाला एंगल होता है, और उसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि यहाँ पे जो शख्स है लाइट हाउस में, उसने देखा ऊपर से नीचे, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ से हम एंगल को बनाते हैं। तो ये एंगल कितना हुआ, 12 डिग्री, और जितना ये एंगल है ना बेसिकली उतना ही ये एंगल बनता है 12 डिग्री, ठीक है। चलें आगे, वो कहता है हाउ फार, आपने ये बताना है। अच्छा एक और चीज उन्होंने बताई थी, क्लिफ की हाइट के 80 मीटर अबव द सी लेवल, कि ये जो आपका लाइट हाउस है समुद्र के लेवल से 80 मीटर ऊपर है, 80 मीटर, तो ये उसकी हाइट बता दी 80 मीटर। अब वो कहता है हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, आपने बताना है इस पहाड़ी की बेस से शिप कितना दूर है। तो शिप का डिस्टेंस फाइंड करना है, उसे हम एक्स कह देते हैं।
यहाँ पर भी आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बना हुआ है 90 डिग्री। तो अब आप देखेंगे आपने जो लाइन जो फाइंड करनी है वो लाइन कहाँ पे है, नीचे है। और दूसरी लाइन कौन सी दी हुई है, ये वाली 80 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पे आप देखें एक ऑपोजिट साइड है और एक आपके पास एडजेसेंट साइड है। या पुरानी बात करूँ तो एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। अब ये दोनों लाइनें कहाँ पे आती हैं, परपेंडिकुलर और बेस में टेन के अंदर आती हैं। तो लिहाजा हम यूज करेंगे टेन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो टेन थीटा बराबर होता है, परपेंडिकुलर की जगह पे अब हम ऑपोजिट साइड लिखते हैं और बेस की जगह पर एडजेसेंट साइड लिखते हैं। अब इसमें अपने गिवन डायग्राम के मुताबिक वैल्यूज पुट करते हैं। जो एंगल दिया हुआ था वो था 12 डिग्री, तो 12 आ गया इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या था, एंगल के बिल्कुल सामने वो होती है ऑपोजिट साइड, वो 80 थी, तो यहाँ पे 80 आ गया, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट एंगल की साथ वाली साइड वो थी एक्स। एक्स डिवाइड है इधर आ जाएगा और 10 12 इधर आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 10 12 डिग्री। अब आप चाहे डायरेक्ट डिवाइड कर लें या पहले 10 12 की वैल्यू फाइंड करके बाद में इसे डिवाइड कर ले। तो हम पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 80 डिवाइडेड बाय, जब आप 10 12 डिग्री करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.1256, ये आंसर आता है। और 80 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 376,376.4 मीटर। क्लियर है। तो x की वैल्यू आ गई। अब x क्या था आपके पास, बेसिकली x आपका डिस्टेंस था पहाड़ी से, किसका, शिप का, ये डिस्टेंस था। तो अब इसी बात को हम नीचे लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम क्लिफ कितना है, 376.4 मीटर। इसको मैं जरा ऊपर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ज़्यादा क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आप समझ चुके हैं, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये था 11 वाला। और इसी के साथ आपका ये जो एक्सरसाइज थी ये सारी की सारी कंप्लीट हो गई। इसके नोट्स इंशाल्लाह आपको जल्द मिल जाएंगे, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।